हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का संविधान चल रहा था और जो भी वीडियोज़ बनाए हैं उसमें हमने ध्यान रखा है इस बात का कि पेपर में प्रश्न किस तरीके के आते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने सारे की सारे वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं और वीडियोज़ आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आप कुछ सारी चीज़ें समझ में आएंगी और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि पेपर में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, साथ में पीडीएफ दी जाएगी, उसको भी पढ़ना। आज हम भारत के संविधान में संसद के बारे में देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैप्टर पर आते हैं जो कि संसद है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि हम लाइन टू लाइन चलेंगे, ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिससे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, कन्फ्यूजन बढ़ना अच्छी बात नहीं है क्योंकि पेपर के लिए टाइम भी बहुत कम है। तो शुरुआत करते हैं संसद। सबसे पहले तो याद रखिए कि केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है संसद। संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। ठीक है भाई, आगे है कि वेस्टमिंस्टर मतलब संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखती है। मतलब जो संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई गई है उसके हिसाब से देखेंगे तो भारत की जो संसद है वो एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। किसमें? भारतीय लोकतांत्रिक शासन में। ठीक है, आपको पता है संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 79 टू 122 इससे आपको आप बोलेंगे भी 52 से लेकर है, 52 से 151 तक है। तो 52 से 78 तक हमने राष्ट्रपति की जो पढ़ाए थे, राष्ट्रपति के बारे में, तब हमने 52 से 78 तक की चर्चा की थी। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक की हमने चर्चा की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 तक क्या क्या है। संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकार, प्राधिकार, विशेषाधिकार और शक्ति का वर्णन, इन सभी चीज़ों का वर्णन इन्हीं यहाँ से यहाँ तक में किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसद का गठन। संसद के गठन की बात करें तो आपको भी पता है, प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को सम्मिलित रूप से हम संसद बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो आज हैं ये पहले से भी थे, लेकिन नाम इनके अलग अलग थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर बनाते हैं, गठन करते हैं संसद का। तो राज्य परिषद बोलते थे, राज्यसभा को राज्य परिषद बोलते थे और जनता का सदन जिसको बोलते थे उसे कहते हैं इस समय लोकसभा। अब ये याद रखना 1954 तक राज्य परिषद और जनता का सदन था, लेकिन 1954 में ही राज्यसभा और लोकसभा के रूप में ये दोनों संस्थाएं अस्तित्व में आई। ठीक है, याद रखना इस बात को, 1954 में इनका नाम चेंज हुआ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कथन और कारण के रूप में दे दिया जाए, कथन में दिया जाए कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, और कारण में दे दिया जाए क्या कि जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है तब तक वह विधेयक विधि नहीं बनता है। तो याद रखना है यहाँ पर कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना भैया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है
क्यों? क्योंकि जब तक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं दे देता तब तक वह विधेयक विधि नहीं बनता है। ठीक है, याद रखना। संसदीय पद्धति में क्या है कि विधायी एवं कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। संसदीय पद्धति की एक विशेषता यह भी है कि जो विधायी और कार्यकारी अंग है, इन दोनों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। आपको पता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारे यहाँ 3 संस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, आगे है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति कैसे है कि ब्रिटेन की संसद में ताज के समान होता है। ब्रिटेन की संसद में जो स्थान ताज का है वही स्थान भारतीय संसद में राष्ट्रपति का भी होता है। तो ध्यान रखना भाई। अच्छा, राज्यसभा की संरचना, हम अब संसद पढ़ रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा, हमने संसद के गठन की बात की तो हमें संरचना भी जाननी होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा की संरचना कैसे है। अधिकतम सदस्यों की बात अगर करें तो 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। इसमें से 238 होंगे राज्य संघराज्य क्षेत्र से और 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आपको पहले से भी पता है ना। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245, 245 सदस्य हैं वर्तमान में। इसमें से 239 सदस्य हैं भैया राज्यों से, 4 सदस्य हैं संघराज्य क्षेत्र से और 12 कहाँ से हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना हमें। अब देखिए, राज्यसभा के बारे में एक और कन्फ्यूजन होता है। स्टेटमेंट में कभी दे दिया जाता है कि राज्यसभा हर दूसरे साल विघटित होती है। नहीं, विघटित नहीं होती है। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य। ठीक है, याद रखना। और ये एक चीज़ ये भी याद रखना कि राज्यसभा के सीटों का निर्धारण किस अनुसूची में किया गया है। तो याद रखना भाई, चौथी अनुसूची। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, राज्यों की प्रतिनिधि कैसे है भाई? राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसा है, किस तरीके से है? अब देखिए, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य चुनाव जो होगा कैसे होगा? वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इनका चुनाव कैसे होता? अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ हैं? तो भैया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य आते हैं। तो सबसे कम कहाँ से आते हैं? सबसे कम आते हैं त्रिपुरा, 1 सदस्य त्रिपुरा से आता है। ठीक है, याद रखना। संघराज्य क्षेत्रों की बात करें, उसका प्रतिनिधित्व कैसा होता है भाई? निर्वाचक मंडल द्वारा वहाँ पर चुनाव होता है। वहाँ भी वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और दिल्ली और पुडुचेरी। याद रखना इसको। नामित और नाम निर्देशित के बारे में देखें तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से चुने जाते हैं लोग। एक चीज़ और याद रखना कि अमेरिकी सीनेट में नामित सदस्य नहीं होते हैं। अमेरिकी सीनेट में नामित सदस्य नहीं होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम राज्यसभा की संरचना के बारे में देख लिए, लोकसभा की संरचना देख लेते हैं। लोकसभा की संरचना कैसी है? तो अधिकतम सदस्य जो होंगे वो 552 होंगे। अधिकतम सदस्य 552 होंगे। इसमें से 530 होंगे राज्यों से। 552 में से 530 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्यों से। 20 होंगे संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 होंगे एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना इसको। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है। लेकिन एक शर्त भी होती है कि अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में बात करें तो याद रखना भैया 545 सदस्य हैं इस समय। 545 सदस्य हैं टोटल। इनमें से देखिए 530 सदस्य आते हैं राज्यों से
13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 एंग्लो इंडियन, तो 545 वर्तमान में हैं। ठीक है, कार्यकाल 5 साल होता है या फिर उससे पहले भी ये अपने पद से हटाए जा सकते हैं, ये आपको पहले से भी पता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करें कैसे होगा कि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से होता, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखना भैया, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। तो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। एक चीज और है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 मत देने की आयु पहले क्या थी, 21 साल थी, अब हो गई 18 वर्ष। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1988 के द्वारा क्या हुआ, वो वोट करने की उम्र 21 से 18 कर दी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना कब 21 से 18 हुई। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत निर्धारित है। भाई, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, ये याद रखना कौन सा अधिनियम है, तो 1965 के तहत निर्धारित है। प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं। नामित नाम निर्देशित की बात अगर करते हैं तो याद रखना एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना होने पर, हमने शुरुआत में ही बताया आपको। एक चीज और याद रखना, 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा, 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इनके नामित होने की सीमा 2020 तक की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अगर अपनाई गई है, उद्देश्य है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है, सिक्किम गोवा जैसे छोटे राज्य भी, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य भी भारत में मौजूद है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसी है? सूची व्यवस्था होती है और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति होती है। ठीक है, तो भैया ये चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, अगर राज्यसभा के लिए एकल संक्रमणी या अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया है, लोकसभा में तो ऐसा नहीं है, तो लोकसभा में नहीं अपनाया गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो उसके कारण क्या रहे हैं देख लेते हैं। तो मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती। क्यों? उनका शिक्षा का लेवल, शैक्षिक स्तर क्या था, कम था। शैक्षिक स्तर कम होने के कारण मतदान के लिए मतदान प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती, इसलिए लोकसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं अपनाया गया। दूसरा है कि बहुदलीय व्यवस्था है और यहाँ पे संसद की अस्थिरता होती है, इसलिए भी ये वाली व्यवस्था नहीं अपनाई गई। ठीक है, लोकसभा में खास करके। आगे देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष भी हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष हैं, तो कौन कौन से दोष हैं भाई? एक तो है काफ़ी खर्चीली व्यवस्था ही है, काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। दूसरा है उपचुनाव का कोई भी अवसर प्रदान नहीं करता। कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करता। अगला है कि मतदाता और प्रतिनिधि के बीच आत्मीयता को कम करती है। मतदाता और प्रतिनिधि के बीच क्या करती? आत्मीयता को कम करती। साथ में पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ाती है, जबकि मतदाता के महत्व को कम करती है। ये इसके दोष हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के, याद रखना भाई। चलिए संसद की सदस्यता के बारे में देख लेते हैं। संसद की सदस्यता के बारे में देखें, इसकी योग्यता है कि भारत का भैया नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए देखेंगे 30 साल और लोकसभा के लिए देखेंगे 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक चीज और है, योग्यता जो है निर्धारित है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा भी इनकी योग्यता का निर्धारण किया गया। संविधान के अनुसार तो किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा भी किया गया। तो क्या क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में? क्या क्या प्रावधान है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता, अपने निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट, पहला है। दूसरा है
आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में SC/ST का सदस्य भी होना चाहिए। याद रखना, ये 51 के तहत है। ठीक है, तो भैया कहाँ कहाँ से योग्यता है? संविधान से भी है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा भी निर्धारित की गई है। अयोग्यता क्या है? अयोग्यता तो यही है कि लाभ के पद पर ना हो, विकृत चित्त होने पर न्यायालय द्वारा घोषित होगा। ये भी याद रखना, न्यायालय द्वारा घोषित विकृत चित्त होने पर, घोषित दिवालिया होने पर, विदेशी नागरिकता अर्जित कर ले कोई, या संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा निरर्हित हो। साथ में ये तो संविधान में है, अब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या क्या है? तो भैया चुनावी अपराध होने पर, 2 वर्ष या अधिक की सजा हो जाए उसको, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा न दे पाए, निर्धारित समय में चुनावी खर्च का अगर ब्यौरा नहीं दे पाता तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। अगला है सरकारी ठेका काम सेवा में दिलचस्पी ना हो उसकी, लाभ के पद पर हो, साथ में भ्रष्टाचार या निष्ठावान होने के कारण बर्खास्त होने पर। ठीक है, तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान है जिसमें निरर्हता को साबित कर सकते हैं। ठीक है, स्थान का रिक्त होना, कैसे स्थान इनका रिक्त होता है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो याद रखना, दोहरी सदस्यता हो जाए। पहली चीज, राज्यसभा या लोकसभा दोनों के अगर सदस्य हैं तो याद रखना, अगर राज्यसभा का की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं या लोकसभा की ग्रहण कर रहे हैं तो उनको एक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे ना? दूसरा है निरर्हता, अयोग्य पाए जाने पर पद त्याग कर दें तब, अनुपस्थिति रहे, अनुपस्थिति कितने दिन की? 60 दिन से अधिक अगर अनुपस्थित है तो भी वो क्या होंगे? स्थान उनका रिक्त हो जाएगा। ठीक है, अन्य स्थिति क्या है? और भी स्थितियां हैं, ये तो 4 स्थितियां ऐसी हैं। अन्य स्थिति क्या है? न्यायालय द्वारा चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाए, न्यायालय के द्वारा चुनाव इनका अमान्य घोषित कर दिया जाए, सदन द्वारा निष्कासित कर दिए जाए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाने पर। भाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमने बताया ना, योग्यता होनी चाहिए लेकिन सदस्य नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर भी ये क्या होंगे? इनका स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ आगे देखते हैं। आगे है संसद के पीठासीन अधिकारी। संसद के पीठासीन अधिकारी की बात करें, एक बात याद रखना, प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा में देखेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में देखेंगे तो सभापति उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई। अब देखें लोकसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। कौन भाई? निर्वाचन और पदावधि के बारे में देखेंगे। निर्वाचन कैसे कि पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों में से चुना जाएगा। पहली बैठक हो जाए उसके बाद उपस्थित सदस्यों में से एक को चुन लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निश्चित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निश्चित करता है, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, 3 मामलों में लोकसभा के जीवन काल से पहले भी हटाया जा सकता। 3 मामलों में ऐसा होता है कि वो लोकसभा के जीवन काल से पहले भी हटाया जा सकता। कौन सा 3 मामला है भाई? एक है सदन का सदस्य ना हो, दूसरा है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र मतलब संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्यागपत्र भी दे सकता है, और साथ में लोकसभा के तत्कालीन सदस्य द्वारा बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ये भी 14 दिन की पूर्व सूचना पर ऐसा होगा। ठीक है, आगे है इनकी शक्ति और काम क्या होते हैं भाई? तो याद रखना, शक्ति और कार्य के बारे में देखें तो सदन की कार्यवाही संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन करना। कार्यवाही, सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन करना, ये इनकी शक्ति है। लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम, संसदीय पूर्व उदाहरणों का अंतिम व्याख्याकार होता है। ठीक है, आगे गणपूर्ति न होने पर सदन का स्थगन कर सकता है। ये भी इसकी शक्ति है कि अगर गणपूर्ति नहीं है तो सदन का स्थगन कर देगा। इसके अलावा फिर मत समान हो
अगर मत समान है तो उसमें अपना निर्णायक मत भी दे सकता है अध्यक्ष। दोनों के हैं सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। ठीक है, अगला है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? आपको पता है अनुच्छेद 108, याद रखना। राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है। विधेयक का धन विधेयक होना या ना होना कौन तय करता है? धन मतलब विधेयक है कोई, वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण करता है अध्यक्ष। ठीक है, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता का निपटारा कर सकता है। दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता का निपटारा कर सकता है। विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन सभापति होते हैं। विधायी निकाय जो होते हैं उनके पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का पदेन सभापति भी होता है। आगे है कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति भी करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए पूरा देख लेंगे। अच्छा, लोकसभा में निंदा और अविश्वास प्रस्ताव आपने सुना होगा कई बार, निंदा प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो निंदा और अविश्वास में अंतर क्या है भाई, ये हमें ध्यान रखना है। तो निंदा और अविश्वास देख लेते हैं। निंदा प्रस्ताव देखने का मतलब है, निंदा प्रस्ताव की पहली चीज है कि भैया इसको स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव अगर स्वीकार कर रहे हैं तो उसका कारण बताना जरूरी हो जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन याद रखना वहीं पर अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि उसका कारण बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में कारण नहीं बताना जरूरी है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में कारण बताना जरूरी होता है। आगे है, निंदा प्रस्ताव जो है किसी एक मंत्री या मंत्री समूह या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। मंत्री परिषद भी बोल दिए, मंत्री समूह भी बोल दिए। अब इसमें क्या अंतर है? मंत्री समूह मतलब पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 60 से 70 मंत्री होंगे, और मंत्री परिषद जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री रहेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखना, मंत्री समूह और मंत्री परिषद में। ठीक है, आइए यहाँ लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। ठीक है, याद रखना भाई। आगे है निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद की कुछ नीतियों एवं कार्य के खिलाफ होता है। निंदा प्रस्ताव जो होता है वो मंत्री परिषद की कुछ नीतियां होती हैं और कार्य होते हैं, उनके खिलाफ होता है निंदा प्रस्ताव। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि मंत्री परिषद के विश्वास निर्धारण के लिए होता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? मंत्री परिषद के विश्वास निर्धारण के लिए होता है। आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार का मतलब पूरा मंत्रिपरिषद, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल तक, और उसमें भी राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं, उनको भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, आगे है, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो याद रखना सरकार को त्यागपत्र देना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो भैया याद रखना कि त्यागपत्र देना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम सरकारी और गैर सरकारी विधेयक के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सरकारी विधेयक कौन सा है या गैर सरकारी कौन सा होता है भाई। तो सरकारी विधेयक क्या है? मंत्री द्वारा पेश होगा। ठीक है, मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा सरकारी प्रस्ताव। गैर सरकारी क्या होगा? गैर सरकारी ये मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। ओके, सरकारी मंत्री लोग पेश करेंगे और गैर मंत्री लोग जो है मतलब मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य पेश करेगा जो, उसे बोलेंगे हम भैया गैर सरकारी विधेयक। इसमें क्या है सरकारी में कि सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो सरकारी विधेयक है वो सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक क्या करता है भाई? गैर सरकारी विधेयक सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के महत्व को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के महत्व को प्रदर्शित करता है। सरकारी विधेयक में संसद में पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। जो सरकारी विधेयक होते हैं भाई उनके संसद में पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। ठीक है, सरकारी विधेयक के। लेकिन गैर सरकारी विधेयक क्या है
कि संसद में पारित होने की उम्मीद जो होती है वो कम होती है। किसकी अपेक्षा? सरकारी विधेयक की अपेक्षा, याद रखना। आगे है, अगर सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाए, अगर सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाए तो याद रखना सरकार को वहां पर त्यागपत्र देना पड़ेगा। सरकारी विधेयक के अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन वहीं पर गैर सरकारी विधेयक में क्या होता है, अस्वीकृत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार पर उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। गैर सरकारी विधेयक में, सरकारी विधेयक में क्या है कि पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस चाहिए होता है। सरकारी विधेयक अगर पेश करना है तो उसके लिए 7 दिन की नोटिस चाहिए होती है, लेकिन गैर सरकारी में क्या भाई कि पेश करने के लिए 1 माह पहले नोटिस देनी पड़ेगी। गैर सरकारी में 1 महीना पहले नोटिस देनी होती है, ठीक है। इसी में हम साधारण विधेयक और धन विधेयक भी देख लेते हैं। साधारण विधेयक क्या भाई? साधारण विधेयक है कि लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पूरा स्थापित हो सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में जाएगा। साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा कहीं भी, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में जाएगा, ठीक है। आगे है, साधारण विधेयक कौन? मंत्री, गैर सरकारी सदस्य कोई भी पेश कर सकते हैं। मंत्री, गैर सरकारी सदस्य, मंत्री हो या कोई गैर सरकारी सदस्य हो, वो सब लोग साधारण विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक कौन? सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, याद रखना। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के साधारण विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के साधारण विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक में भैया राष्ट्रपति की संस्तुति अनिवार्य होती है, ठीक है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की संस्तुति अनिवार्य होती है, जरूरी होती है, ठीक है। आगे है, साधारण विधेयक राज्यसभा उसमें संशोधन भी कर सकती है, उसको अस्वीकृत कर सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा संशोधित भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। लेकिन धन विधेयक आपको हमने ऊपर ही बताया है कि सिर्फ लोकसभा में होता, तो राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। इसमें क्या है, आगे है कि साधारण विधेयक में राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, ठीक है। साधारण विधेयक को राज्यसभा कम से कम 6 महीने रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक 14 दिन के लिए बस रोक सकता है, ओके। आगे है कि साधारण विधेयक में राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखना। साधारण विधेयक को अगर राज्यसभा में भेजना है तो वहां पे याद रखना कि भैया अध्यक्ष जो हैं उनके प्रमाणन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर धन विधेयक के मामले में क्या है, अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत पड़ेगी। साधारण विधेयक क्या है कि मंत्री के द्वारा पूरा स्थापित होने पर लोकसभा में अस्वीकृति के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, याद रखना। साधारण विधेयक के मामले में क्या है कि मंत्री द्वारा पूरा स्थापित होने पर लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन धन विधेयक क्या है कि भैया लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना। लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे क्या है, आगे है अस्वीकृत पारित राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है साधारण विधेयक। हमने शुरुआत में जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे हम बताए थे कि सबके साथ कर सकता, पुनः फिर से वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन धन विधेयक को नहीं। तो यही चीज़ है, अस्वीकृत पारित हो सकता है, ये अस्वीकृत हो जाएगा या पारित हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है धन विधेयक को। चलिए भैया आगे देख लेते हैं जो प्रश्न आया हुआ है अभी तक। इसमें प्रश्न आए हुए हैं कि अभी तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई भाई, जो प्रश्न है तो 3 बार हुई है, याद रखना 3 बार। कब कब हुई ये भी याद रख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, साथ में पोटा आतंकवाद निवारण विधेयक जो कि पोटा है,
ये 2002। इन 3 मामलों में अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, याद रखना। आगे हम देखेंगे बजट, जो कि संसद का ही भाग है। तो बजट क्या होता है भाई? बजट जो है वो राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां होती हैं। बजट क्या होता है? राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां होती हैं। बजट राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन होते हैं। बजट खर्च का अनुमान लगाता है। बजट वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का हिसाब विवरण रखता है। ठीक है, बजट क्या है? राजस्व पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन, खर्च का अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां, खर्च का विवरण होता है। ठीक है, आगे है अच्छा, आने वाले साल के लिए आर्थिक वित्तीय नीति, आने वाले साल के लिए आर्थिक वित्तीय नीति, कर व्यवस्था, खर्च की योजना और नई परियोजना जो होती है बजट के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखना ये सब भाई। एक लाइन है, याद रखना, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो भैया 1921 में किया गया था। ठीक है, याद रखना है। बजट का संवैधानिक उपबंध, बजट का संवैधानिक उपबंध क्या भाई? तो हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष सदन में प्रस्तुत करवाएगा। बजट का संवैधानिक प्रावधान क्या है कि भाई राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष सदन में प्रस्तुत करवाएगा इसे। दूसरा है, ये तो पहला है, दूसरा है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे है, समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाले। समेकित विधि निर्मित विनियोग के भारत के संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। ये भी एक संवैधानिक उपबंध है। आगे है, विधि प्राधिकृत के अलावा किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब विधि प्राधिकृत के अलावा किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। आगे कि संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन संसद क्या करती? किसी कर को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है, लेकिन याद रखना उसको बढ़ा नहीं सकती है। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, बजट पारित होने की प्रक्रिया क्या होती भाई? ये भी देख लेते हैं। तो बजट पारित होने की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है कि बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, बजट का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले, उसके बाद आता है आम बहस होती है उसमें, फिर विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। विभागीय समितियां जो होती हैं उनकी उसके द्वारा इसकी जांच होगी। फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा। अब विनियोग विधेयक पारित होगा, फिर वित्त विधेयक पारित होगा। विनियोग पहले पारित होता है, उसके बाद वित्त पारित होता है, याद रखना। संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाले तत्व क्या कौन से हैं? संसद की संप्रभुता को जो सीमित करते हैं वो तत्व कौन कौन से हैं? तो पहले चीज है कि संविधान की लिखित प्रकृति है। संविधान की लिखित प्रकृति है, इसलिए संसद की संप्रभुता को सीमित करने वाला तत्व है। दूसरा है सरकार की संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ विद्यमान है। तीसरी चीज न्यायिक समीक्षा की भी व्यवस्था है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? यूएसए में भी है और भारत में भी है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंडिया, ओके, याद रखना भाई। इसके अलावा मूल अधिकार भी है जो संसद की संप्रभुता को सीमित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, प्रश्न कई बार पूछा गया है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या के मामले में कौन कौन से संशोधन हुए हैं? तो याद रखना भैया, एक तो 31वां संविधान संशोधन है जो कि 1973 में 1973 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन क्या किया गया कि संसद सदस्य की संख्या 525 थी, उसको 31वें में लाकर 545 कर दी गई। ठीक है, 545 की गई। दूसरी चीज है 520 कब हुई? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं भैया, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। लोकसभा में एसटी के लिए स्थान आरक्षित, अच्छा, जहां जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं, उन राज्यों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश भैया, फिर गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड
पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब में एसटी के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है, ऑप्शंस अलग अलग रहे हैं लेकिन प्रश्न यही रहा है। ठीक है, चलिए आगे है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण और वित्त विधेयक के संबंध में होता है। याद रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है वो साधारण तथा वित्त विधेयक के बारे में होती है, विधेयक और साधारण विधेयक के संबंध में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमने पहले ही बता दिया, अनुच्छेद 108 याद रखना। ठीक है, स्थायी सरकार द्वारा अंतरिम बजट, ये यूपीएससी का प्रश्न है। स्थायी सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश की जाती है, याद रखना इसको। लेकिन जो कार्यवाहक सरकार होती है उसके द्वारा कौन सा लेखानुमोदन प्रस्ताव पेश होता है। लेखानुमोदन प्रस्ताव किसके द्वारा, कार्यवाहक सरकार द्वारा। अंतरिम बजट किसके द्वारा भैया, स्थायी सरकार द्वारा। ठीक है, एक प्रश्न ये भी आया हुआ है 1954 का है, नाम है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है 1954 में आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या है ये, इसमें है कि सभी दंडनीय अपराध कैसे हैं, संज्ञेय और विचारणीय हैं। जो दंडनीय अपराध हैं वो सब संज्ञेय और विचारणीय हैं। दूसरा है कि अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करता है। अपराध का निवारण कौन करता भाई, कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको करता प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, याद रखना। ये और भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा 2005 में लाया गया। घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा 2005 में लाया गया। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले 1871 में पारित हुआ था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में पहली बार पारित हुआ था भैया, याद रखना हमें। आगे चलते हैं, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या है, तो पहली चीज है कि भैया 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ है। 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ है। क्या है ये, कि उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास शक्ति है। इसके उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है। दूसरा है संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर काम करता है। ये कई बार पॉइंट स्टेटमेंट के रूप में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला आया हुआ है और ये वाला आया हुआ है। ठीक है, संज्ञेय अपराध वाला जो लाइन था ना वो सब आया हुआ है। आगे है कि गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूरी तरह निषिद्ध है। मतलब गिरफ्तारी से पहले किसी की भी जमानत नहीं हो सकती। एक ये है, इस मामले SC/ST वाले मामले में बात कर रहे हैं। इसके अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण कौन करता है, पुलिस उपाधीक्षक करेगा या फिर उसके कोई समकक्ष अधिकारी करेगा। बात याद रखना भाई। अच्छा, ये कुछ प्रश्न है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया भाई, 1955 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया हुआ है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। और एक है सती निषेध अधिनियम 1987 में आया हुआ है। तो याद रखना ये कब कब आया हुआ है। ठीक है, सूचना का अधिकार भी देख लेते हैं इसी में। सूचना का अधिकार की बात करें तो याद रखना 2005 में आया हुआ था भैया, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद मामले में आया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, कई बार प्रश्न में आया हुआ है। याद रखना यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कैसा है, एक विधिक अधिकार होता है। उद्देश्य क्या है, सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है, कि सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना। सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। पंचायत विस्तार अधिनियम क्या है, पेशा। पहली चीज तो पंचायत विस्तार अधिनियम आया था 1966 में। उद्देश्य क्या है पंचायत विस्तार अधिनियम का, उद्देश्य है भैया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना।
अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करने से क्या होगा, तो पारंपरिक अधिकारों की उनकी रक्षा होगी, उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा होगी, साथ ही जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो संसद हम देख रहे थे भारतीय संविधान को, तो ये आज समाप्त हुआ है। अगली वीडियो हम देखेंगे संसदीय समितियों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप बार बार बोल रहे हैं भैया वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। किसके लिए, कौन सी वीडियो बनेगी, संसदीय समितियों। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।